ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतिकी। अब तक हम पिछले लेक्चर में रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के सारा थ्योरेटिकल पोर्शन, उसमें जो डेरिवेशन है वो हम कर चुके हैं। इसके साथ ही हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपको कोई भी डाउट, मैंने पहले ही कहा था, अगर होता है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक वो क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमें बोर्ड एग्जाम में, ट्वेल्थ के बाद होने वाले कंपटीशन एग्जाम में और विशेषतः जो टीजीटी एग्जाम होता है स्टेट बोर्ड का, जैसे यूपी बोर्ड है, डीएसएसबी है या उत्तराखंड एलटी एग्जाम होता है, वहां पर आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो आज का लेक्चर बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर है। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से जितने भी संभवतः बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनको मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, ये है पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। अभिक्रिया 2A एरो 3C के लिए अभिक्रिया की दर क्या होगी? तो ऐसे मैंने आपको चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो ये इसके 4 विकल्प, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा तो देखिए करके देखते हैं। अभिक्रिया है 2A एरो 3C, कैसे लिखना बताया था मैंने। अभिक्रिया की दर बराबर होता है जो अभिकारी पदार्थ होता है उसके सांद्रता परिवर्तन को समय परिवर्तन के साथ देखते हैं, और जो अभिक्रिया का अभिकारक में गुणांक होता है उसको हम 1 बटे करके लिख देते हैं, 1/2, और बाकी माइनस इसलिए आता है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही होती है। तो आप देखेंगे R का जो मान आना चाहिए वो अभिक्रिया के लिए आना चाहिए। तो विकल्प कौन सा सही होगा? आप इन चारों में चेक करें तो दूसरा विकल्प सही होगा। बात करते हैं दूसरे बहुविकल्पीय प्रश्न की, जो कि बहुत आसान भी है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित किस कारक पर निर्भर करता है? तो 4 ऑप्शन में है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर, माने जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक हैं उनकी जो हमने प्रारंभिक मात्रा ली होगी उस पर, या अभिक्रिया के समय पर, जो अभिक्रिया का समय चल रहा है, अभिक्रिया का जो हो रही है वो किस समय के साथ हो रही है उस समय पर, ताप पर, या अभिक्रिया की मात्रा पर, माने अभिक्रिया कितना हो चुकी है। तो मैंने आपको पहले के लेक्चर में वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक बताए हैं बहुत डिटेल में। तो उसमें हमने ताप का प्रभाव पढ़ा था, और ताप का प्रभाव किस प्रकार से होता है कि यदि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर से ताप बढ़ाएं तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो दुगना लगभग हो जाता है, माने अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, अर्थात वेग स्थिरांक भी उसी हिसाब से बढ़ता है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है वेग स्थिरांक बढ़ता है। तो वेग स्थिरांक किस पर डिपेंड करेगा? ताप पर। तो इस दूसरे प्रश्न का सी आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभिक्रिया A+B+C एरो उत्पाद के लिए वेग समीकरण आपको दिया हुआ है इस बार, तब कोटि क्या होगी? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो वेग समीकरण होता है वो प्रायोगिक होता है, हम खुद ऐसे नहीं लिखते हैं, ये लैब के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो इसकी कोटि बतानी, तो जब हमें वेग समीकरण दिया हो और कोटि बतानी हो तो जो अभिकारी पदार्थों की सांद्रता की घातें होती हैं उनको जोड़ लिया जाता है। तो अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये घात है 1/2, एक घात है 1/3 और एक घात हो गई 1/4। तो ये सब बच्चों को जोड़ना आता ही होगा, और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनको तो ये आना ही चाहिए। तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे 12, 2 छंग 12 और 6 एकम 6, 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो 6 4 10 और 3 13, 13/12। तो 13/12 देखिए कौन सा ऑप्शन है? बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो विकल्प बी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभिक्रिया A+B एरो उत्पाद के लिए वेग समीकरण R बराबर KA/B है, माने आपको इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण दिया हुआ है। यदि B को बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए, माने जो B अभिकारक है उसकी हमने बहुत अधिक मात्रा ले ली है, तब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो ध्यान से समझिए, हमें वेग समीकरण दिया है तो सीधे सीधे अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं हम? अभिकारी पदार्थ, जो वेग समीकरण में अभिकारी पदार्थों की सांद्रता होती है उनकी घातों को जोड़ देते हैं, माने A की घात 1 है, B की घात 1 है। तो सामान्यतः तो हमें 1+1 कर देना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, लेकिन ये जो लाइन लिखी है कि B को बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए, तो जब हम किसी एक अभिकारक को बहुत अधिक मात्रा में ले लेते हैं तब उसकी सांद्रता की घातें अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करती, अर्थात कोटि ज्ञात करते समय उस अभिकारक की सांद्रता की घातें काउंट नहीं होती हैं। तो इसलिए हमने B को बहुत अधिक मात्रा में अगर ले रखा है तो B की सांद्रता की जो घात है वो कोटि डिसाइड नहीं करेगी, कोटि को निर्धारित नहीं करेगी, तो फिर A की घात ही करेगी, और A की घात कितना है? 1। तो इसलिए कोटि कितनी हो जाएगी इस अभिक्रिया की? 1। तो इसमें एक ऑप्शन है B, तो B वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये बात आप इसके नीचे नोट कर लिया करो
कि जिस अभिकारक की सांद्रता को आप बहुत अधिक मात्रा में ले लेंगे उसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को डिसाइड नहीं करेगी, निर्धारित नहीं करेगी, इसलिए उसकी सांद्रता की घातों को कोटि ज्ञात करने में काउंट नहीं करते। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में करा रहा हूं, आप इनको कॉपी पर नोट करते रहिए, ये आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में बहुत मदद देने वाले हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गन्ने की शर्करा का रूपांतरण निम्न अभिक्रिया के अनुसार हो रहा है। माने ये अभिक्रिया लिखी है, ये सुक्रोज है, गन्ने की चीनी को कहते हैं। देखिए जो गन्ने की चीनी है उसे वैसे सुक्रोज बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसे हम चीनी कहते हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला मीन शर्करा का फॉर्मूला है C12H22O11। इसका जब जलगठन हो रहा है तो इधर C6H12O6 प्लस C6H12O6 एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। अब इनमें कौन ग्लूकोज और कौन फ्रक्टोज है तो संरचना के हिसाब से तो हम जब कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल आप देखिए कि गन्ने की जो शर्करा है उसका जलगठन होने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज इस प्रकार से बन रहा है। तब आपने इसकी कोटि बतानी है कि कितने कोटि की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ ऑप्शन है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी या एकाणुक होगी या आवासीय एकाणुक होगी या शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। तो देखिए मैंने ऐसी अभिक्रियाओं में जो जल अपघटन की अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि जल बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है तो इसलिए जल की जो सांद्रता होती है, पानी की जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं करती, इसलिए हम केवल इस अभिकारक की सांद्रता को ही काउंट करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को की कोटि 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी 1 है तो अभिक्रिया कोटि 1 होगी। लेकिन यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम मतलब जो ऑप्शन है वो है ही नहीं, और अगर होता तो तब भी वो सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि उनकी आणविकता से कम हो उनको मैंने आभासी एकाणुक अभिक्रिया आपको कहा था कि उनको हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रिया उनको कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, आभासी एकाणुक अभिक्रिया है, क्योंकि इसकी कोटि तो 1 है लेकिन आणविकता 1 से अधिक है, आणविकता 1 और 1 ये 2। तो ये लगती हमें ऐसी है जैसे 2 कोटि की होनी चाहिए क्योंकि आणविकता 2 है, लेकिन होती है 1 कोटि है क्योंकि H2O की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को डिसाइड नहीं करती क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो देखिए जो केवल इस लेक्चर को देख रहे हैं वो मैं उनसे यही कहूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो पिछले लेक्चर हैं उनको आप सिस्टमेटिक एक बार देखते हुए आए, जिससे कि आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत आसानी से आ सके। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 6, अभिक्रिया 2NO + O2 एरो 2NO2 के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया की दर मींस R का मान है 0.028 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, जबकि प्रायोगिक वेग समीकरण इतना है। और वैसे आपको पता है कि वेग समीकरण प्रायोगिक ही होता है, लिखाई प्रयोगों के माध्यम से जाता है। तो ये है, आपको अभिकारकों की सांद्रता दी है, माने O2 की दी है इतना और NO की दी है ये, क्योंकि अभिकारक हमारे NO और O2 है तो इनकी सांद्रताएं दी हुई है। तब आपसे वेग स्थिरांक का मान पूछा है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो मैंने आपको इस प्रकार के अंक के प्रश्न पहले कराए हुए हैं, तो देखिए सोल्व करते हैं। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये वेग समीकरण आप नोट कर लीजिए कि NO का स्क्वायर और O2। देखिए आपको R का मान दिया है क्योंकि ये दर R को बोलते हैं, ये R है। आपको NO और O2 की सांद्रताएं दी हैं और ये K पूछा है आपसे, वेग स्थिरांक K को बोलते हैं ना, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो R का मान मैं लिख लेता हूँ 0.028, K आपको बताना है। NO की सांद्रता है 0.01, चलिए 0 भी लिख देता हूँ स्क्वायर, और O2 की सांद्रता आपको दी है 0.040 ये। तो अगर हम यहाँ से K का मान ज्ञात करें तो ये सब इसके अपॉन में आ जाएगा, 0.028 अपॉन 0.010। देखिए स्क्वायर है तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 0.010 और इनटू हो जाएगा 0.040। तो K का मान अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 अंक बाद दशमलव है तो ये इससे कट हो जाएगा, ठीक। और इसकी अगर दशमलव आप हटाएंगे 3 अंक इधर मान लीजिए, 3 अंक हैं, ऊपर 10 की घात 6 हो जाएगा ये कट। तो ऊपर बच रहा है देखिए इसके हटने से 28 गुणा 10 की घात 6 और नीचे हो जा रहा है 10 गुणा 10 और गुणा 40, माने आप कह सकते हैं 4 गुणा 10 की घात 3, क्योंकि देखिए ये जो स्टार्टिंग में जीरो इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो 10 गुणा 10 गुणा 40, तो 3 जीरो ये हो गए और 4 कम 4। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग K = 4 सत्ते 28, 7 गुणा और 10 की घात 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, माने 7 गुणा 10 की घात 3 आएगा।
तो अभी तो ऑप्शन 7 गुणा 10 की घात 3 वाला ये है, कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन चलिए मात्रक भी याद कर लेते हैं। तो मात्रक याद करने के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, ये सब इसके अपोन में आएंगे। तो इसका होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मैं यहाँ से देखिए आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ मात्रक के लिए। R बराबर सॉरी K बराबर हो जाएगा, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो रही है, 2 ये है और 1 ये है घात। तो देखिए इसके अपोन में आएगा, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन ये पूरा। इसका मतलब हो गया NO का स्क्वायर मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर, और 1 मोल लीटर इनवर्स ये है मोल लीटर इनवर्स। समझ लीजिए इसी वाले से कट हो गया। तो जो K का मात्रक आ रहा है ये स्क्वायर है, तो ऊपर जाकर मोल की पावर -2, ये लीटर की पावर -2 के ऊपर जाके लीटर स्क्वायर, और सेकंड इनवर्स ऊपर से बचा हुआ है। तो जो वेग स्थिरांक का मात्रक आ रहा है वो आ रहा है मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, यहाँ लिख लेंगे इसको। तो आपका जो फाइनली K हो जा रहा है वो हो रहा है 7 गुणा 10 की घात 3, और मात्रक हमने ये ज्ञात किया हुआ है मोल की घात -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन मुझे तो ये लग रहा है 7 गुणा 10 की घात 3 मोल की घात -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो इसका सही है। आप देखिए मैंने आपको बिल्कुल जो बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ तो उनको मैं कारण सहित आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि वही क्वेश्चन लिखा और आंसर ये होगा ये आंसर होगा, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर हम तार्किक समझ लेंगे तो फिर हम कंपटीशन एग्जाम में उसको ठीक से क्लिक कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको लॉजिक ही नहीं पता होगा तो फिर वो रट्टाफिकेशन होगा, और रट्टाफिकेशन से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लिमिटेड क्वेश्चन याद कर सकते हैं। जबकि कंपटीशन का नेचर बिल्कुल अलग होता है, वहां आपको तर्क के आधार पर ही आंसर देना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अभिक्रिया RCl प्लस NaH एक्वस एरो ROH प्लस NaCl, ये सब हमने अभिक्रिया ऑर्गेनिक में पढ़नी है, कार्बनिक रसायन में पढ़नी है। फिलहाल आप देखिए तो कोई आपको अभिक्रिया दी है और उसका वेग समीकरण दिया है R बराबर K RCl, माने इस अभिकारक की सांद्रता की घात पर केवल डिसाइड कर रहा है अभिक्रिया की दर, डिपेंड कर रहा है अभिक्रिया की दर केवल इस अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करेगी। तब अभिक्रिया की दर होगी, माने तब इस अभिक्रिया की जो दर है वो इनमें से किन बात पर निर्भर कर रही होगी। पहला ऑप्शन है ताप बढ़ाने पर अप्रभावित रहेगी। तो देखिए गलत बात है, क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ती है। बी ऑप्शन में लिखा है NaOH की सांद्रता दोगुनी कर देने पर दोगुनी हो जाएगी। तो आप देखिए अभिक्रिया की दर में NaOH की सांद्रता तो आ ही नहीं रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि NaOH की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर रही है। तो अगर आप NaOH की सांद्रता दोगुनी कर देंगे तो कोई प्रभाव अभिक्रिया की दर पर नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी में लिखा है NaOH की सांद्रता आधी कर देने पर आधी हो जाएगी। तो जैसे देखिए हम दोगुनी कर रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है NaOH की सांद्रता, आधी कर देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया के ये जो वेग समीकरण लिखा हुआ है उसमें NaOH की सांद्रता है ही नहीं। तो डी ऑप्शन देखें तो लिखा है RCl की सांद्रता आधी कर देने पर आधी हो जाएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, अगर आप यहाँ आधा करेंगे तो ये भी तो आधा ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है कि यदि आप RCl की सांद्रता को आधा करेंगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय में है। चूंकि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध काल 10 मिनट है, किसी अभिकारक के 0.08 m से 0.02 m शेष रह जाने, m मीन्स मोलरिटी को लेकर है, मोलरता माने सांद्रता, मोलरता के पद में दी हुई है, शेष रह जाने में कितना समय लगेगा। तो ये 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं इसे सोल्व करके कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका बताया कि आपको जो वैल्यू पहले दी है आप उनको नोट करेंगे। तो आपको वैल्यू दी हुई है अर्धायुकाल, तो आपको t½ दिया हुआ है 10 मिनट। आपको देखिए कह रहे हैं कि अभिकारक इतना था, इतना शेष रह जाने में, तो प्रारंभिक मात्रा हो गई A0 0.08 m और शेष सांद्रता हो गई है आपकी 0.02 m। तब कितना समय लगेगा t। अभिक्रिया प्रथम कोटि है, तो प्रथम कोटि के लिए t का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2.303 अपॉन k log 10 बेस A0 अपॉन A होता है। आप देखेंगे कि यहां पर आपको t पता करना है, A0 आपको दिया है, A दिया है, k नहीं दिया है, तो k के लिए ही तो उसने t½ दिया है। तो k का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
तो t इक्वल टू हो जाता है 2.303 अपॉन 0.6932 अपॉन टी हाफ। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं पहले एक्सरसाइज में। तो ये टी हाफ लोग टाइम बेस, देखिए ए नोड की वैल्यू लिख लेते हैं 0.08 अपॉन, और ए की वैल्यू हो जा रही है 0.02, ये कैंसिल, फिर ये 2 इंटू 8 4 टाइम्स कट जाएगा। टी हाफ की वैल्यू अगर हम लिखें तो 2.303, देखिए टी हाफ बिल्कुल ऊपर आया होगा, और टी हाफ की वैल्यू हमने लिखी होगी तो वो 10 मिनट, ये इंटू वो 10 आ गया, और नीचे चल रहा है 0.6932। यहाँ से अगर आप देखें तो ये बनेगा log 10 बेस 4। log 10 बेस 4 की वैल्यू मैंने आपको बताई दी, या तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, 2 सामने आएगा, फिर log 10 बेस 2 बचेगा, log 10 बेस 2 की वैल्यू 0.3010, वरना आपको log 10 बेस 4 की वैल्यू भी याद होना चाहिए, और वो होती है 2.303 इंटू 10 इंटू 0.6020 या 21 भी लिख सकते हैं अपॉन 0.6932। देखिए जब ये आ गया है तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं दशमलव काट कर, और मैंने आपसे कहा था कि दशमलव के एक अंक तक आप सोल्व कर लिया करो, तो इस सबको सोल्व करने पर आ जाएगा 20, लगभग 20 मिनट आ जाएगा। तो आप देखेंगे 20 मिनट कौन सा ऑप्शन है, बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, माने ये इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। और ये कोई ऐसा पहला क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N2O5 का विघटन प्रथम कोटीय विक्रिया है, माने जब N2O5 टूटता है तो प्रथम कोटीय विक्रिया होती है, वह इसका वेग स्थिरांक आपको इतना दिया है, तब अर्धायु काल क्या होगा, और आपसे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए ये वेग स्थिरांक माने आपको के दिया है 6 गुणा 10 की घात -4 सेकेंड, तब आपको टी हाफ बताना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखा भी था और आपको याद हो भी गया होगा, क्योंकि अब तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो 0.6932 अपॉन के की बात करें तो 6 गुणा 10 की घात -4। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो देखिए 10 की घात 4 ऊपर, तो 6932 इंटू 10 की घात 4 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 6, देखिए 3, ये 4 ही अंक हैं और 4 ही जीरो हैं, तो ये पूरा 6 9 3 2 हो जाएगा, मीन्स टी हाफ हो जाएगा हमारा 6932 अपॉन 6। अब हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6, और फिर से 6 कम 6 3, और ये आएगा लगभग 6 पंजे 30, और फिर वो 3 तो 6 पंजे 30, 1155, हालांकि पॉइंट में आ रहा है लेकिन 1155 आ रहा है, तो 1155 हमारे पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए, मीन्स 1155 सेकेंड अर्धायु काल इस कोटि की, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इन 4 विकल्पों में कौन सही बात है। तो इन चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखें तो टी हाफ को दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो डिपेंड करता है, ये जो ए है, ए बता रहा है अभिकारक की सांद्रता को। तो देखिए किस प्रकार से टी हाफ अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम करके देखते हैं इसको। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपने देखा होगा जो समय का व्यंजक आता है वो लगभग इस टाइप से आता है, a नॉट अपॉन a अपॉन k। अगर हम इस t को t हाफ करते हैं तो इसका मतलब है कि अब से सांद्रता प्रारंभिक मात्रा की आधी होगी, मीन्स a नोड माइनस a नोड अपॉन 2 अपॉन k। तो यहाँ से अगर आप t हाफ कैलकुलेट करें तो 2a नोड और माइनस a नोड होगा तो कितना आएगा a नोड, और जो अपॉन में हाफ आएगा वो नीचे। देखिए ये एक नियतांक है, संख्या भी एक नियतांक है, अगर हम दोनों को हटाएं तो अनुक्रमानुपाती आएगा। तो टी हाफ अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ए नोड। ए नोड मीन्स अभिकारक की सांद्रता। तो जाहिर सी बात है इसको ए नोड को इन्होंने ए लिखा हुआ है। तो टी हाफ जो है, जो अर्धायु काल होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, वो डायरेक्टली माने सीधे अनुक्रमानुपाती होता है उसके सांद्रता के। तो इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है, मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि ये बता रहा है कि अर्धायु काल सीधे अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। देखिए इस प्रकार से मैंने आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न इस रासायनिक बलगतिकी के आपको करा दिए हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ किसी भी स्टेट एग्जाम में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी टीजीटी में केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री, उत्तराखंड एलटी जो साइंस होता है, या डीएसएस भी होता है, या किसी भी स्टेट का
इस प्रकार का शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस लेक्चर में केवल ये 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके बाद हम कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्नों को सोल्व करेंगे। मैं 10-10 क्वेश्चन करके आपको लेक्चर देते जाऊंगा। इस लेक्चर में केवल 10 मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं। जो शेष बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक बार आपको जब रासायनिक वलगतिकी के जितने भी संभव बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं वो करा दूंगा, तब ही हम किसी नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। क्योंकि हम इस चैनल पर हम जितना भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, और सिस्टमेटिक अगर हम पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जाम का रिजल्ट हमारे फेवर में आता है। तो आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए, और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की इस चैप्टर को लेकर सीरीज चल रही है, इससे आप अपने आप को कनेक्ट रखिए, अपनी कॉपी पर इनको नोट करते रहिए